हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 8 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों के लिए। और अगर बात करूँ इस कोर्स की, यानी कि इस क्रैश कोर्स की, तो ये क्रैश कोर्स है टारगेटेड है एसएससी जेईई के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप किसी अदर एई जेईई एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो क्रैश कोर्स है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और इस क्रैश कोर्स को भी जॉइन करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक मतलब और बेहतर हो सके और नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सके और आप अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। और अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, यानी पिछले अभी बस आज हमारा डे 8 है, इसके पहले हमने 7 दिनों तक पढ़ाई किया है। तो इन 7 दिनों में हमने क्या-क्या सीखा, अगर हम उसकी बात करें, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनको हमने कंप्लीट किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिन्हें हमने कंप्लीट किया। इसमें बस एक ही टॉपिक बचा है, जिसे मैं बताना चाहूँ तो वो है रेलवे इंजीनियरिंग। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी, जो आपको जाननी चाहिए एई या जेईई एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें और मतलब अदर सब्जेक्ट्स की, तो हमने जो है आरसीसी का मतलब आरसीसी भी हमने स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ-साथ हमने बीएमसी की भी एक क्लास लगाई है। यानी कि बीएमसी और आरसीसी ये दोनों ही क्लासेस जो हैं अभी हमारी चल रही हैं और दोनों को ही हम पैरेलली कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो है ये वीडियो आरसीसी के लिए होने वाला है और इसके बाद मैं बीएमसी के लिए भी जो है स्टोन्स जो चैप्टर है उसे आपके लिए अपलोड करूँगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। और इसके साथ-साथ मैं यही कहूँगा कि मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले दिनों की, यानी कि आरसीसी में, तो आरसीसी में हमने जो है 2 क्लासेस लगाई हैं और उन 2 क्लासेस में हमने आरसीसी का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, हमने बहुत सारे आईएएस कोड से रिलेटेड जितने भी टेबल्स थी, जितने भी डाटास थे, जिन्हें हमें जाननी चाहिए किसी भी एजेई एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हमने कंप्लीट किया पिछले 2 क्लासेस में आरसीसी के। तो वो सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके साथ-साथ हमने डिज़ाइन फिलॉसफीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया। तो आज जो है हम चालू करने वाले हैं डब्ल्यूएसएम के लिए, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे आरसीसी का और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एजेई एग्ज़ाम के लिए, जो और बहुत काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप जो हैं मतलब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएसएम में, तो इससे शुरू करने से पहले डब्ल्यूएसएम की कुछ असम्पशन्स हैं, जिन्हें मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी आपको बता देता हूँ। तो वो असम्पशन्स कुछ ऐसे हैं कि जो डब्ल्यूएसएम है, वो जो है वो लीनियर इलास्टिक थियरी है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें हम मानते हैं कि जो कंक्रीट और स्टील का जो मतलब आरसीसी है, वो आरसीसी जो है वो मतलब इलास्टिक मटेरियल है। कब तक? अपने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, यानी कि ये जो है हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद इसमें जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो दोनों है, मतलब स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम, ये दोनों ही लीनियर मिलते हैं। और इसके साथ-साथ हमने ये भी एज़्यूम किया कि जो यहाँ पे है यहाँ पे जो आपका ये है प्लेन सेक्शन है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। यानी जो आपका सेक्शन है वो आप बिफोर मतलब बेंडिंग होने से पहले और बेंडिंग होने के बाद प्लेन का प्लेन ही रह रहा है। उसके साथ-साथ हमने ये भी एज़्यूम किया कि जो आपका कंक्रीट है, वो किसी भी तरह का टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले रहा है, किसी भी तरह का मतलब टेंशन में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं कर रहा है। और जो जो आपका ये है रिइंफोर्समेंट है, वो किसी भी तरह का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नहीं ले रहा है, किसी भी तरह का कंप्रेशन में किसी भी तरह का जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहा है। तो हमने ये भी एज़्यूम किया। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, तो हमने यहाँ पे जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात किया था कि जो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं डब्ल्यूएसएम में, वो उसकी वैल्यू 3 होती है और स्टील के लिए जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 1.78। और यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ को बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम मानते हैं। क्या करते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा कम मानते हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं सिर्फ़ मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ पे। और लोड पे किसी भी तरह का लोड फैक्टर या फिर किसी भी तरह का अदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करते।
और इसमें जो है हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलते हैं, अगर बात करूँ कि इससे मिलने वाले जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है, तो वो जो है काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लार्ज मिलता है, तो लार्ज क्रॉस सेक्शन मिलता है मेंबर का। और ये जो मतलब और इसका रिजल्टेंट ये होता है, मतलब कि लार्ज क्रॉस सेक्शन मिलने की वजह से जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, यानी कि उसमें जो है हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है, कॉस्टली पड़ जाता है। इसके बाद ये तो थी मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी। इसके बाद हम देखते हैं, हम सबसे पहले मतलब और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपका आरसीसी का क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है। इस आरसीसी क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो है कभी भी किसी भी सेक्शन की अगर बात करें और उस पे अगर लोड लग रहा है, तो जो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर जो है वो कंप्रेशन जोन है और नीचे जो होता है वो टेंशन जोन होता है। और इनके बीच में एक ऐसा ये होता है, लेयर होता है, एक ऐसा लेयर होता है जिसे हम न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर कहते हैं। और इस पे जो है किसी भी तरह का टेंशन या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो नहीं एक्ट करता है, वहाँ पे ज़ीरो स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है, ये जो हमारा एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे जो है किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही नहीं होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो है। और जिस तरह और बेंडिंग में जिस तरह से हम लोग मतलब सरफेस के पास पहुँचेंगे, उस तरह से हमारी जो वैल्यू है, वह जो हमारे स्ट्रेसेस हैं वो जो है मैक्सिमम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोम में बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगी। जब मैं आपके सोम की क्लासेस लगाऊंगा तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम चलेगी। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उन्हें आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, और जब हम सोम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और बेहतर और डीपली एनालिसिस करेंगे। और मैं ये एक चीज़ और बताऊँगा कि ये जो क्लासेस हैं वो उन बच्चों के लिए हैं, मतलब ये दो तरह के बच्चे, आप इसे दो तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है फ्रेशर हैं तो आप अपना इसके थ्रू सिलेबस कंप्लीट करके एक बेहतर प्रिपरेशन की ओर जा सकते हैं। और अगर आप जो हैं आपने प्रिपरेशन मतलब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है, तो आप इन वीडियोस को एज अ रिवीजन यूज़ कर सकते हैं और अपने मतलब आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर कोई कंटेंट, अगर कोई कुछ चीज़ें जो है आपकी ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, या फिर कोई अगर डाटा यहाँ वहाँ हुआ मिसमैच है, तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मैं कहूँगा कि मतलब उतनी ही है जितनी आपको जाननी चाहिए। मतलब एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ वहाँ नहीं फँसाऊँगा, यहाँ वहाँ नहीं घुमाऊँगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम यहाँ वहाँ घूमें और हम यहाँ वहाँ की बातें करें। तो यहाँ पे मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला बता दिया है। और आप इसे जब पीवाईक्यू लगाएँगे तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको जो है इसका एप्लीकेशन और बेहतर तरीके से मालूम चलेगा। और ये चीज़ें जो है आपको मतलब और पता चलेंगी कैसे यूटिलाइज़ करनी है, और धीरे-धीरे आप जो है इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देखिए, क्योंकि हमें रेनफोर्समेंट टेंशन, क्योंकि हम रेनफोर्समेंट टेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल टेंशन में, वो काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें वैल्यू की तो करीब 1/10 ही होता है, ठीक है। वो 1/10 होता है किसके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंक्रीट का, वो 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसीलिए क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है टेंसाइल जोन में, ठीक है, टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो है हमारा जो मेंबर है, जो हमारा मतलब ये है क्या बोलते हैं, आरसीसी मेंबर है, वो जो है टेंशन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके और हमें जो है एक बेहतर स्ट्रक्चर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ होता है डेप्थ। तो यहाँ पे जो ऊपर से लेके नीचे तक जो ये है क्या बोलते हैं आपका, ये हाइट है, उसे हम डेप्थ कहते हैं। लेकिन ये ऊपर मतलब कंप्रेशन सरफेस से लेके जो आपका सबसे ऊपर कंप्रेसिव सरफेस है, वहाँ से लेकर आपका ये जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है, इस रेनफोर्समेंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जाने वाली एक्सिस है, वहाँ तक का जो आपका डेप्थ है, उसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, और इसे हम बेसिकली स्मॉल डी से बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो ये डिस्टेंस है, ये जो है हमारा कवर है, क्या है, कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ मैंने आपको बता दिया। इफेक्टिव कवर हम बात करें तो यही हमारा इफेक्टिव कवर होता है, यानी कि जितना हमने ये क्लियर कवर दिया वो, और प्लस जो है हाफ ऑफ डाया, ठीक है, बार, हाफ ऑफ डाया ऑफ बार। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्लियर कवर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, टोटल डेप्थ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है कंप्रेसिव का मतलब कंप्रेसिव जो मैक्सिमम कंप्रेसिव सरफेस है वहाँ से, तो वो जो आपका होगा
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस भी दो तरह की होती हैं। किस तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है एक, और एक होता है हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो न्यूट्रल एक्सिस होता है, मतलब कि उस न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो कि जो सेक्शन है वो बैलेंस है। यानी कि अगर कोई आपका जो सेक्शन है वो बैलेंस है, ना वो कंप्रेशन में जल्दी पहले फेल हो रहा है, ना वो टेंशन में पहले फेल हो रहा है, यानी कि वो क्या है, कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में एक साथ फेल होता है। अगर कोई सेक्शन कंप्रेशन और टेंशन में एक साथ फेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैलेंस सेक्शन कहते हैं। तो उस बैलेंस सेक्शन का जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे जो हम उसे बताएंगे, उसे हम बताएंगे एक्सी से, ठीक है, मतलब एक्सी से डिनोट करेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि हम इसे किस तरह से फाउंड आउट करते हैं एज पर IS 456 2000, तो इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है m सिग्मा CBC D अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे टर्म्स है वो क्या है। तो यहाँ पे m जो है मॉडुलर रेशियो है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये सब चीज़ आपको बता दूं कि सिग्मा CBC क्या होता है। तो सिग्मा CBC मतलब होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। सिग्मा CBC क्या होता है? तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैंने आपको बताया परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है FCK अपॉन 3, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं। तो जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेंगे तो आपका मान लीजिए जो स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का वो FCK है, तो उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या है, हमें हमारा परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाएगा। कैसा स्ट्रेस मिल जाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो बराबर होता है किसके? FCK अपॉन 3 के। और इसे ही जो है हम सिग्मा CBC कहते हैं। तो इसका वैल्यू ये, मतलब इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद डी तो मैंने आपको बता दिया कि इफेक्टिव डेप्थ होता है। फिर यहाँ पे m सिग्मा CBC, सिग्मा ST क्या है? तो सिग्मा ST जो है वो है आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बेंडिंग, जिसका वैल्यू कितना था? जिसका वैल्यू होता है FY अपॉन 1.78। जिस तरह से हमने इसे फाइंड आउट किया उसी तरह से इसे भी फाइंड आउट किया, यानी कि क्या किया, जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील था उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमें हमारा परमिसिबल वैल्यू मिल गया, ठीक है। परमिसिबल वैल्यू मतलब कि वहाँ तक जो है हमारा स्ट्रेस हम मतलब वहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू को हम परमिशन दे सकते हैं, वहाँ तक के स्ट्रेस की वैल्यू को हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे परमिसिबल वैल्यू कहते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉडुलर रेशियो की, कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है। तो मॉडुलर रेशियो एक तरह का फैक्टर होता है। क्या होता है? एक तरह का फैक्टर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है कॉन्क्रीट के पैरामीटर्स को है, किसी भी एक तरह से कह सकते हैं किसी भी एक मटेरियल के पैरामीटर को दूसरे मटेरियल के पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे हमें जो है कंक्रीट के मटेरियल कंक्रीट के पैरामीटर्स को स्टील के पैरामीटर में चेंज करना होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? कंपोजिट मटेरियल है। और यहाँ पे हमने क्या मान रखा है? हमने यहाँ पे इसे होमोजीनस मान रखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इलास्टिक थियरी है, मतलब इलास्टिक बेस्ड थियरी है। तो इलास्टिक थियरी में क्या होता है, हम मानते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है? होमोजीनस है। तो होमोजीनस माना है तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम जो स्टील है उसे हम कॉन्क्रीट के टर्म्स में बता सकें। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं? उसके लिए हम जो है मॉडुलर रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडुलर रेशियो एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम कॉन्क्रीट के पैरामीटर्स को स्टील के पैरामीटर्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए किस तरह से चेंज करते हैं। तो वो आप अगर देखें तो देखिए तो जो आपका सिग्मा SC है, जो आपका सिग्मा SC है वो क्या है? बराबर है m सिग्मा CC के। यानी कि जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका स्ट्रेस है स्टील में कंप्रेसिव में, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, वो क्या होगा? इक्वल होगा m सिग्मा CC के। यानी कि मॉडुलर रेशियो और जो सिग्मा CC है वो है आपका परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। सिग्मा CC जो है वो है आपका परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट, और सिग्मा SC है वो है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा SC होगा वो उसे अगर हमें सिग्मा CC के रूप में बताना है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है क्या बोलते हैं कंक्रीट का, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंक्रीट में उसे हमें स्टील में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे? उस स्ट्रेस को जो है m से यानी मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है हमारा सिग्मा SC मिल जाएगा। यानी कि हमें जो है हमारा स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाएगा कंप्रेशन में। अगर मैं इसे थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ तो आप इसे इस तरह से जज कर सकते हैं। देखिए स्टील है तो स्टील का जो वैल्यू है, देखिए मैं आपको जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से आपको बताऊं। तो देखिए स्टील का जो वैल्यू है, स्टील है तो स्टील में कितना, स्टील क्या है आप इस तरह से समझिए, स्टील जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ है,
स्टील में क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कंक्रीट में स्ट्रेंथ कैसा है, कम है, स्टील के मुकाबले में कम है। तो अगर हमें कंक्रीट को स्टील में चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़रूर इसे बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हमें किसी न किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टील का जो स्ट्रेस है, यानी कि स्टील का जो स्ट्रेंथ है, आप कह सकते हैं ये परमिसिबल स्ट्रेस यानी स्ट्रेंथ ही होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका स्टील में स्ट्रेंथ है वो क्या है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ से m गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे m मल्टीप्लाई करेंगे जब कंक्रीट के स्ट्रेंथ से, कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेस से, तो हमें जो है हमारा सिग्मा SC यानी कि स्टील का जो है कंप्रेशन में स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम एरिया को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारा कोई एरिया है, स्टील का एरिया है कंप्रेशन में, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं कंक्रीट के एरिया में, ठीक है, कंप्रेशन में, ठीक है। तो उसे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि ASC इज इक्वल टू ACC अपॉन M। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये समझाया, उसी तरह से अगर मैं ये बताने की कोशिश करूँ तो स्टील है, तो स्टील का कम एरिया रहेगा, कम ही एरिया में बहुत स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, कम एरिया में ही बहुत स्ट्रेंथ मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंक्रीट की तो बल्क एरिया है, ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, ज़्यादा एरिया लेंगे तब हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। तो यानी कि अगर हमें स्टील का एरिया निकालना है तो यानी कि देखिए कंक्रीट का एरिया ज़्यादा है तो हमें किसी न किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो छोटा एरिया मिलेगा स्टील का। तो उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, m से, किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और वो फैक्टर कौन सा फैक्टर है, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो हम मॉडुलर रेशियो के थ्रू हम जो है स्टील के एरिया क्या बोलते हैं, कंक्रीट के एरिया जो है उसे जो है हम स्टील के एरिया में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी को, और इसी फार्मूला को हम जो है इस फार्मूला के मतलब रूप में भी लिख सकते हैं। इस m को अगर हम यहाँ पे ये कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो ACC होगा आपका वो इज इक्वल्स हो जाएगा MASC, ठीक है। तो ये जो है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मॉडुलर रेशियो से क्या बोलते हैं रिलेटेड, जिसे मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। और AJE एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि AJE एग्जाम्स में बेसिक नॉलेज को ही चेक किया जाता है किसी भी इंजीनियर के। तो आप मेक श्योर करें कि ये बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर से याद हों, और आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। और प्लीज़ आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप अगर लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में ज़रूर से कमेंट करें और ज़रूर से बताएं कि आप देख रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अपने अटेंडेंस को मार्क करें, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे भी मालूम चले कि हाँ मेरे जो दोस्त हैं वो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, और मुझे भी एक तरह से मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वर्क कर सकूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेक श्योर करें कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप ज़रूर से एक बार कमेंट करें, और कमेंट में आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे यही बताएं कि वीडियो अच्छा था, कंटेंट बढ़िया था। कंटेंट तो बढ़िया है, मुझे मालूम भी है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी मालूम चल रहा है। लेकिन आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं मेरी कमियों को, जिन्हें मैं और इम्प्रूव करके और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट दे सकता हूँ और बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ आपके प्रिपरेशन में, आप वो बता सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। तो अगर आप मतलब आपको मिले समय तो आप प्लीज़ इसे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये सब जान लिया हमने मॉडुलर रेशियो के बारे में। तो अब देखिए, ये तो हो गया मॉडुलर रेशियो की, लेकिन मॉडुलर रेशियो का वैल्यू कितना होता है, मॉडुलर रेशियो का वैल्यू कितना होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मॉडुलर रेशियो का जो वैल्यू होता है वो होता है, जिसे हम m से दिखाते हैं, और ये जो वैल्यू होता है वो होता है, ये जो वैल्यू है वो IS 456 के द्वारा रिकमेंड की गई है। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पे सिग्मा CBC के बारे में मैंने बता दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने टाइम, मतलब आपके और अपने दोनों के टाइम को वेस्ट करूँ। और इस m को हम और एक तरह से लिख सकते हैं, जो है ES/EC, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। यानी कि इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट का जो रेशियो होगा उसे ही हम मॉडुलर रेशियो कहते हैं। ये जो वैल्यू है इसे हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁵, क्योंकि हमें मालूम है कि ES का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं कवर किया तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उसे भी कवर कर लें, जिससे कि आपके आगे के वीडियोस में हेल्प आउट हो सके, आपको आगे के वीडियोस और आसानी तरीके से समझ में आए, और पीछे के काम जो है, पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बर्डन ना बने। और अगर हम बात करें EC की वैल्यू तो आपकी 5000 में FCK होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बात m की वैल्यू के बारे में। और देखिए, ये जो m की वैल्यू है ना, ये जो m की वैल्यू है यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसे हम शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हम m की वैल्यू है वो हम शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे क्रीप कोएफिशिएंट का पार्शियल, यहाँ पे जो हम IS 456 ने बताया है, IS 456 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम क्रीप कोएफिशिएंट को पार्शियली ही कंसीडर कर रहे हैं,
कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पार्शियली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ना कि ये शॉर्ट टर्म है ना कि लॉन्ग टर्म है, मतलब मिडल में है, कहीं बीच में लाई कर रहा है, शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो है क्रीप कोएफिशिएंट को पार्शियली ही कंसीडर कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और ये जो है, ये जो वैल्यू है वो आपका जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे 1+θ का भी प्ले रोल आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि इलास्टिक मॉडुलस पे जो है क्रीप कोएफिशिएंट का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, अब एक चीज़ आप ये जान जाइए, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो ये चीज़ है कि टोटल लोड, अगर हम बात करें किसी सेक्शन पे कितना लोड पड़ रहा है, तो टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय कॉन्क्रीट प्लस लोड कैरिड बाय स्टील, ठीक है, लोड कैरिड बाय कॉन्क्रीट प्लस लोड कैरिड बाय स्टील। यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि कितना लोड लिया जा रहा है कंक्रीट के बारे में, इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला में चेंज करें तो जो टोटल लोड होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। हाँ, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी कि कितना टोटल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है एरिया में, इज इक्वल्स टू सिग्मा सी, यानी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इनटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, प्लस परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है टोटल लोड को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम चाहें तो इसी क्या बोलते हैं, टोटल इक्विवेलेंट एरिया भी निकाल सकते हैं मॉडुलर रेशियो की हेल्प से। वो किस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये कोई आपका सेक्शन है और यहाँ पे जो आपका टोटल, अगर हम ये जो आपका टोटल एरिया है अगर वो कितना है, वो जो है अगर BD है, ठीक है, BD है, आप यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है उसे मैंने D से रिप्रेजेंट किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो टोटल डेप्थ, टोटल जो एरिया है वो BD है, तो BD में से हम क्या करेंगे, हम जो है, क्योंकि देखिए इक्विवेलेंट एरिया है, इक्विवेलेंट एरिया है यानी कि किसी न किसी एक टर्म में हमें बताना है, और ये जो एरिया टोटल निकल के आ रहा है BD, इसमें ये स्टील का भी एरिया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्टील को जो है कंक्रीट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और हम इसे किस तरह से फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसे हम मॉडुलर रेशियो की हेल्प से जो है कंक्रीट के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो BD में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, BD में से सबसे पहले हम इस AST को घटा लेंगे। हाँ, AST को घटा लेंगे तो हमें प्योर इस कंक्रीट का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब एरिया निकल जाएगा। तो BD माइनस AST। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एरिया ऑफ स्टील था ना, इस एरिया ऑफ स्टील को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे एरिया ऑफ कंक्रीट में, MAST करके, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पहले से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्स का फॉर्मूला बता दिया है, M सिग्मा CBC D अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो M सिग्मा CBC D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST का वैल्यू है ना, ये क्रिटिकल डेप्थ का है वैल्यू, यानी बैलेंस डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसका हम चाहें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है M का वैल्यू हमें मालूम है 280/3 सिग्मा CBC होता है, और यहाँ पे तो इस फॉर्मूला में M का अगर हम वैल्यू रखें तो सिग्मा CBC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें एट द एंड जो है, हम अगर चाहें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये जो फॉर्मूला मिल जाएगा, इसे अगर हम चाहें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो 93.33/93.33 प्लस सिग्मा ST है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ही। सिग्मा ST की बात करें तो ये भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्टील का जो आपका स्ट्रेस है, ऑब्वियसली बात, अगर आप Fe250 यूज़ करेंगे तो आपका उसका स्ट्रेस मतलब कांस्टेंट है, अगर आप Fe450 यूज़ करेंगे तो उसका भी कांस्टेंट है, मतलब एक ही फिक्स्ड वैल्यू है कि इसमें इतना स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिग्मा ST का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपके एक तरह से कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका K का वैल्यू है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू किसके, सिग्मा ST के, ठीक है। और जो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो वेरी करेगा किसके, डी पे, मतलब कि ये K भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, तो यहाँ पे जो वेरी करेगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो डिपेंड करेगा हमारे इफेक्टिव डेप्थ पे। और ये क्वेश्चन बहुत, ये पॉइंट मैं जितनी वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ ना, ये एक एक वर्ड जो है आपके लिए PYQ है, आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जो है आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, D पे, और जो आपका K का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सिग्मा ST पे। अब देखिए, अगर हम अलग अलग Fe की बात करें, अगर हम Fe250 की बात करते हैं, तो जो हमारा XC का वैल्यू मिलता है, जो हमारा XC का वैल्यू मिलता है वो मिलता है 0.40D। कितना मिलता है, 0.40D। यहाँ पे हम WSM की बात कर रहे हैं, LSM वाले वैल्यू से आप कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें Fe415 की, मतलब 415 की, 415 की, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 0.29D। यानी कि अगर आप बात करें 0.29, तो ये 0.29 जो है वो K की वैल्यू है, और D तो आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है।
तो 0.29 आपका के का वैल्यू है और डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है। अगर हम बात करें FE 500 की यानी FE 500 की, तो यहाँ पे जो आपका के का वैल्यू हो जाता है वो होता है 0.25 और जो डी तो आपका आना ही आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कुछ कि FE 500 तो 0.25D यानी कि आधा कर दिया, कहीं ना कहीं आधा वाला वैल्यू आ रहा है 0.25D, ठीक है। उसके बाद हमने FE 415 किया, तो FE 415 किया तो FE 415 में 0.29 दिया गया, यानी कि हमने यहाँ पे 4 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 4 बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हमने 4 बढ़ा दिया? क्योंकि अब हमारा जो है इस कहीं ना कहीं हमारा यील्ड स्ट्रेस है वो घट रहा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है वो कहीं ना कहीं घट रहा है, तो हमें जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0.29D रख लिया। उसके बाद FE 250 है, यानी कि सबसे छोटा स्ट्रेंथ है, सबसे कम स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे माइल्ड इससे कम स्ट्रेंथ नहीं होता हमारे स्टील का, तो वो कितना हो जाएगा? तो हम कितना बढ़ा लेंगे? 0.40D कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 0.40D, ठीक है। तो FE 500 के लिए 0.25D, FE 415 के लिए 0.29D और FE 250 के लिए 0.40D, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो क्या हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, कि एक्चुअल डेप्थ कितना हो सकता है हमारे किसी भी सेक्शन का। तो वो जो होता है वो हम निकालते हैं BXA²/2, यहाँ पे एक्स आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, BXA²/2 इज इक्वल्स टू MAST_D-XA, ठीक है। और ये वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, डिराइव कैसे करते हैं? तो इसे निकालते हैं हम मोमेंट ऑफ एरिया निकाल के, यानी कि मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्क्रीट को अगर हम बराबर कर देंगे मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील से, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगा BXA²/2 इज इक्वल्स टू MAST_D-XA। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर आर्म की, कि लीवर आर्म क्या होता है। तो देखिए, लीवर आर्म होता है किसी भी दो फोर्स में, अगर कोई दो कपल वर्क कर रहा है, कोई दो कपल एक्ट कर रहा है, तो इन दो कपल के बीच में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम लीवर आर्म कहते हैं। और अगर हम बात करें कंक्रीट के किसी क्रॉस सेक्शन की, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका टेंशन लग रहा है, तो ये दोनों जो है एक तरह से कपल ही एक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि क्या कहते हैं आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो डायग्राम है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा वो, और जो आपका स्टील का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? लीवर आर्म कहते हैं। और इसे बेसिकली हम JD के द्वारा, JD या फिर Z, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया शायद, कि हम जो है, अगर आप बात करें थोड़ा सा स्ट्रेस डायग्राम के बारे में, देखिए स्ट्रेस डायग्राम की अगर हम बात करें ना थोड़ा सा, तो स्ट्रेस डायग्राम में देखिए, ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पे आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि इस पूरे एरिया में ही जो है कंक्रीट है, इस पूरे एरिया में कंक्रीट एक्ट कर रहा है, तो ये जो आपका लीनियर, और हमने बात किया है कि लीनियर है, हाँ लीनियर वैरी करता है, लीनियरली वैरी करता है स्ट्रेस डायग्राम WSM में। तो ये जो है ऐसे लीनियरली वैरी करते हुए यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस टेंशन जोन में, तो टेंशन जोन में क्योंकि स्टील सिर्फ इतने ही एरिया में है, और हम ऐसा एज्यूम किए हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि आपका कंक्रीट यहाँ पे कहीं भी एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक्ट मतलब उसके किसी भी तरह का रोल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका टेंजाइल स्ट्रेस है वो एकदम पॉइंट में, मतलब ऐसे आता है, पॉइंट में आता है, यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आता, सीधा पॉइंट आता है, और जिसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो सिग्मा T होती है, और अगर हम इसे कंक्रीट के फॉर्म में चेंज करें तो सिग्मा T/m आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको वो बता दिया। अब हम बात करें अगर वैल्यू ऑफ लीवर आर्म की, कि मतलब लीवर आर्म का वैल्यू कितना होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस डायग्राम है, तो ये आपका कॉम्प्रेसिव जोन है, ये आपका टेंजाइल जोन है, टेंजाइल जोन में आपका यहाँ पे वैल्यू लगा है सिग्मा T/m, कहाँ पे? तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील पे, यानी कि सेंटर ऑफ स्टील पे डायाबार। और अगर हम बात करें कंप्रेसिव जोन में, तो ये आपका क्योंकि ट्रायंगुलर है, और आप सभी को पता होगा, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप सभी को पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगुलर शेप है तो उसका जो आपका ये लगता है, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो L/3 पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? L/3 पे होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा L/3 नहीं, यहाँ पे XA है, ठीक है। यहाँ पे हमारा XA वैल्यू तक हमारा ये है, तो इसे हम XA/3 लेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपका XA/3 है। क्यों XA/3 है? तो आपका जो लीवर आर्म का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ये टोटल डेप्थ D, और D में से हमने कितना निकाल दिया? XA/3, ठीक है। तो आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाता है कितना? D-XA/3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया? JD का वैल्यू निकाल लिया। और अगर हम बात करें आगे, तो अगर हम चाहें तो इस XA को हम KD के रूप में लिख सकते हैं, और फिर ये हमारा D जो है कॉमन हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? D1 - K/3। तो मैंने आपको बताया था ना, इसे हम बेसिकली JD के रूप में लिखते हैं। तो ये जो JD में से ये जो D है वो आपका ये वाला D है, और 1 - K/3 जो है वो आपका लीवर आर्म कांस्टेंट है, जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की,
कि MOR कितना होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करें MOR की कंप्रेसिव जोन में, यानी कि जो आपका कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट है, वो कितना स्ट्रेस कितना रेजिस्ट कर सकता है मोमेंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम डिज़ाइन करेंगे किसी भी सेक्शन को, उसे हम डिज़ाइन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए। तो यहाँ पे हम शियर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, शियर फोर्स हमारे अगले चैप्टर में हम डिज़ाइन करेंगे किसके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। और बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर लोड लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, आपने भी पढ़ रखा होगा। सो आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको सो में पढ़े होंगे आपने कि BMD और SFD के बारे में। तो अगर लोड लगेगा तो मेरे भाई BMD मतलब बनेगा ही, बनेगा तो बेंडिंग मोमेंट काम करेगा ही करेगा। और बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता कौन है? तो वो करता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन करता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे किसी भी मतलब कंक्रीट का या फिर स्टील का, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या तो कंप्रेसिव जोन में देख लेंगे कि हाँ कंप्रेसिव जोन में हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, या फिर हम टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, टेंजाइल जोन में देख लेंगे कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। और उसे जो मतलब उसे जो हम कैलकुलेट करते हैं, उस जो हमारा वैल्यू आएगा MOR का, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे? बेंडिंग मोमेंट से। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ये वैल्यू, ये जो सेक्शन है वो रेजिस्ट कर लेगा इतने वैल्यू को। अब आपकी क्षमता है 5 किलो और आपको दे दी जाए 10 किलो, तो आप उठा थोड़ी पाएंगे। अगर आपकी क्षमता है 12 किलो और आपको दे दी जाए 10 किलो, तो ऑब्वियसली बात है आप उठा लेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, मैं इस जो ये जो फॉर्मूला है इसे मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो आपके लिए, तो सिंप्लीफाई में अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्ट्रेस। देखिए MOR निकालना है, MOR एक तरह का कैसा है, एक तरह का बेंडिंग मतलब आप कह सकते हैं ना कि मोमेंट है। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? फोर्स। मैं आपको यहाँ पे गंदा हो जाएगा, कुछ दोस्तों ने बोला कि वहाँ पे गोजा गोजी मत कीजिए, तो रफ लेके बैठना पड़ रहा है। तो आपका जो ये होगा MOR होगा, वो ऑब्वियसली बात है किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म। तो आपका जो फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेस में सब कुछ बात की है, तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म का वैल्यू भैया D-XA/3। स्ट्रेस की वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में देखा कि जो वैल्यू है वो लीनियरली वेरी कर रही है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा सिग्मा CBC, और यहाँ पे वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल अगर वैल्यू निकाले तो सिग्मा CBC प्लस 0/2, तो वैल्यू आ जाएगा सिग्मा CBC/2। और एरिया का अगर हम बात करें तो भैया कितना एरिया लग रहा है? तो लग रहा है कितना? B/XA। कितना लग रहा है? B/XA। तो सिग्मा CBC/2 B/XA D-XA/3, ये जो वैल्यू आपका मैंने डिराइव करा दिया, बताइए वो जो वैल्यू है यहाँ पे आया है। और इसी तरह से इस सेम मतलब मेथड के थ्रू हम जो है MOR इन टेंशन भी निकाल लेते हैं, सिग्मा ST D-XA/3 से। ठीक है, बताइए, शॉर्ट नोट्स में मैंने आपसे डिराइव कर दिया। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए जो सेक्शन होता है वो दो तरह का हो सकता है मेरे भाई। जो सेक्शन होता है वो दो तरह से हो सकता है। पहला होता है सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन, दूसरा होता है डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। और भी बहुत तरह के सेक्शन होते हैं, वो मैटर करेगा कि हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि उसमें रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया गया है, मतलब रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो है सिंगली रेनफोर्समेंट का मतलब है कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में सिर्फ हमने टेंजाइल जोन में ही क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। और अगर हम बात करें डबली रेनफोर्समेंट की, तो डबली रेनफोर्समेंट में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या फिर आपका यहाँ पे बताया गया, वैसे तो डबली रेनफोर्समेंट हमारे इसमें है नहीं, बहुत बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूंगा। तो डबली रेनफोर्समेंट की बात करें तो डबली रेनफोर्समेंट क्या होता है, यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिव टेंजाइल जोन और कंप्रेसिव जोन दोनों ही में क्या करते हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसे हम डबली रेनफोर्समेंट कहते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली सिंगली रेनफोर्समेंट की ही बात कर रहे हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट के ही क्या कहते हैं डिज़ाइन कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा और उसे हमने डेप्थ में लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा जो हमने अभी फार्मूला बनाया उसे हम थोड़ा सा और, मतलब क्योंकि बड़ा हमें लग रहा है ना, बड़ा है थोड़ा, तो हमारा मन किया कि चलो इसे थोड़ा सा और छोटा किया जाए, शॉर्ट फॉर्म में लाया जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए MORC जो है सिग्मा CBC/2 B/XA D-XA/3 है। अब यहाँ पे हमने XA का वैल्यू रख दिया KD, और हमने यहाँ पे भी XA का वैल्यू रख दिया KD। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस D को हमने बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे D जो है, ये वाला D जो है वो D² हो जाएगा, K है वहीं पे, और ये 1 - K/3। अब हम ध्यान से अगर देखें मेरे भाई, तो हमारा ये 1 - K/3 है, ये भी कांस्टेंट है, ये K है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, सिग्मा CBC/2 एक तरह से देखा जाए तो ये भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि अगर आपका FCK कांस्टेंट है, हमें मालूम है कि आप अगर बताया जाए
कि आपने क्या यूज़ किया, आपने M15 यूज़ किया या फिर आपने M20 यूज़ किया, तो सिग्मा CBC/2, सिग्मा CBC का वैल्यू FCK/3 होगा। तो कहीं न कहीं ये भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कांस्टेंट ही है। तो हम क्या किए, हमने ये किया, हमने सिग्मा मतलब सिग्मा CBC को अगर हम C से दिखाएँ तो हाफ CJK यहाँ पे देखिए, ये मतलब मैंने याद इस तरह से किया है कि इसी फॉर्म में याद किया है। तो हाफ CJK को हमने कांस्टेंट मान लिया और इसे हमने लिख दिया क्या, Q, और ये जो BD² था वो आपका BD² हुआ। तो अब हमारा जो MORC का फॉर्मूला आ गया वो आ गया QBD²। क्या आ गया, QBD²। यहाँ पे तो ये चीज़ हो गया QBD² के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे सेक्शंस और कितनी तरह से हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है तो आप किस तरह से वेरी करेगा, वो सेक्शन किस तरह से होगा, क्लासीफाई करें तो देखिए 3 तरह का सेक्शन हो सकता है मेरे भाई। पहला है अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, दूसरा है ओवर इन्फोर्स सेक्शन और तीसरा है बैलेंस सेक्शन। यहाँ पे आपका बैलेंस सेक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है मेरे भाई, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा सेक्शन जिसमें जो है हमने जो हमारा इन्फोर्समेंट का क्वांटिटी है वो हमने ज़रूरत से कम दे दिया। क्या कर दिया, ज़रूरत से भी कम दे दिया, यानी हमें चाहिए था 10, हमने दिया 9 ही। ठीक है, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा कम दिया, तो जिसकी वजह से हमारा, अब देखिए रेनफोर्समेंट यानी स्टील, यानी कि रेनफोर्समेंट यानी देखिए रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील के वैल्यू में अगर हम वेरिएशन करें ना, तो हम मतलब इसके एरिया में अगर हम ये करें, वेरिएशन करें, वेरी करें, इसे थोड़ा सा घटाए बढ़ाएं, तो जो हमारा एक्से का वैल्यू है, ठीक है, एक्से का वैल्यू है वो वेरी करने लगता है। क्या करने लगता है, वेरी करने लगता है। यानी कि अगर आप जो है स्टील का एरिया बढ़ाएंगे ना, तो स्टील का एरिया बढ़ाएंगे तो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका बढ़ने लगेगा। और अगर आपका जो स्टील का एरिया कम है ना, तो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगा, वो ऊपर की ओर मतलब जाएगा। ठीक है, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में हमारा क्या होता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्योंकि हमने जो रेनफोर्समेंट दिया है वो कहीं ना कहीं बैलेंस सेक्शन से कम दिया है। यहाँ पे देखिए हम आपको सबसे पहले बैलेंस सेक्शन ही बताता हूँ। बैलेंस सेक्शन के ही रिलेशन में हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन कैसा सेक्शन होता है, तो ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हमारा जो एक्सी है, यानी कि जो न्यूट्रल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बराबर है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है कॉन्क्रीट और स्टील दोनों ही एक साथ एक पॉइंट पे एक लोड पे ही फेल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका MORC है और MORT है वो दोनों ही एक साथ फेल होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे, अब देखिए ऐसा नहीं है दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू इतनी सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायर्ड दी गई है कि ना ही आपका कंक्रीट ज़्यादा है ना ही आपका स्टील ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो हमारा इकोनॉमिकल और सबसे सेफ सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील देते हैं वो हम जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही देते हैं। ठीक है, तो आप बैलेंस सेक्शन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम जो है एक्सी जो है, यानी कि एक्सी जो है आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी से हम सभी सेक्शंस को, सभी न्यूट्रल एक्सिस को, सभी सेक्शंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के रिलेशन में वर्क करते हैं, बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की, तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कम होता है एक्सिस से, जैसा कि मैंने आपको उससे मतलब पहले समझाया था ना कि रेनफोर्समेंट का वैल्यू कम करेंगे तो भाई एक्से का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, घटेगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, एक्से का वैल्यू ऑब्वियसली घटेगा एक्सिस से। और एक्चुअल एरिया जो होगा स्टील का वो कम होगा, एक्चुअल एरिया जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। यहाँ पे डक्टाइल फेलियर होता है। कैसा फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर होता है, क्योंकि स्टील फेल करेगा, क्योंकि स्टील कम है, तो स्टील कम है तो सबसे पहले फेल कौन करेगा, स्टील ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो है हम लोग डिज़ाइन के लिए प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डक्टाइल फेलियर देता है और इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो है फेलियर हो रहा है और हमारी जो जन धन की हानि है, यानी कि धन की हानि तो होनी है, लेकिन फिर भी हम जो बचा सकते हैं, जो हम जन की हानियाँ बचा सकते हैं और जो थोड़ा बहुत चीज़ बचा सकते हैं उससे हम बच सकते हैं, उसे हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ हम मतलब सेफ़ हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफ़ क्राइटेरिया को जा रहा है कि हाँ फेलियर होगा तो हमें पता चल रहा है कि वो फेलियर हो रहा है, तो फटाफट हम जो सेफ्टी मेजर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टील पहले फेल करता है और यहाँ पे हम जो MOR निकालते हैं, यानी जो हम यहाँ पे सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं वो हम MORT के लिए डिज़ाइन करते हैं, यानी टेंशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की, तो सेम इसका उल्टा। ठीक है, सेम इसका उल्टा, यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट हमने भर के दिया है, ज़्यादा दिया है। तो एरिया ऑफ जो आपका कंक्रीट है वो कम है जितना रिक्वायर्ड था, या फिर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्टील जो है वो ज़्यादा है जितना कि रिक्वायर्ड था। और यहाँ पे जो आपकी एक्से की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एक्सी से। और यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले जो फेल करता है वो कंक्रीट फेल करता है, यानी कि आपका ब्रिटल फेलियर होता है। तो ये हमारे लिए पहली बात तो अनइकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि हमने भैया बहुत ज़्यादा स्टील ले दिया। दूसरा, क्योंकि अनसेफ है, क्यों, क्योंकि ब्रिटल फेलियर हो रहा है, पता नहीं चला कि कब फेल हुआ, सेक्शन गिर गया।
ठीक है, तो इस ये हो गया बात ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन के बारे में मैंने बता रखा है आपको। अब थोड़ा-सा डाटा है जो आपको डब्ल्यू एनफोर्समेंट के बारे में मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डब्ल्यू एनफोर्समेंट होता क्या है। और उसके बाद अगर हम बात करें मॉडुलर रेशियो की, क्योंकि डब्ल्यूएसएम में है बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टील के एरिया को कंक्रीट के एरिया में चेंज करते हैं। आपने देख रखा होगा जहाँ पे भी फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे कहीं न कहीं एम आ रहा है। तो मॉडुलर रेशियो यहाँ पे जो होता है हम लोग लेते हैं, टेंशन जोन में तो हम एम ही लेते हैं, लेकिन कंप्रेशन जोन में हम 1.5 एम लेते हैं, यानी कि 1.5 गुना लेते हैं। ठीक है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, पूछ लेता है बहुत बार। और अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेन, अगर कितना स्ट्रेन आता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आ सकता है हमारे स्टील में, तो वो है कितना 0 पॉइंट, यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने आपको दिया ये वो एलएसएम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हम एलएसएम में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी बता दूँ आपको, तो वो कितना होता है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस। ठीक है, एफ वाई बाई ई एस, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पूछा जाता है, तो मेक श्योर करें कि आपको याद रहे। ये 0.002 है, ये हमने प्रूफ स्ट्रेस वाली जो प्रूफ स्ट्रेन तक की जो वैल्यू है वो हमने ले रखी है कि प्रूफ स्ट्रेन में हमें इतना वैल्यू निकलता है, और ये जो है हमारा अलग का जो है एक्स्ट्रा जो निकला है वो है। उसके बाद हम बात करें मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट की, कि मिनिमम टेंशन हमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमें कितना देना ही चाहिए किसी भी स्टील सेक्शन किसी भी आरसीसी सेक्शन में, तो उसकी वैल्यू होती है ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक है, ये सभी जो वैल्यूज़ है ना भैया वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो है आईएस कोड के द्वारा आईएस 456 के द्वारा रिकमेंड की गई हैं, तो इनको कोई ये नहीं कर सकता, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका हमने परसेंटेज निकाला, आप देख सकते हैं ए एस टी कितना एरिया ऑफ स्टील है अपॉन बी डी, यानी टोटल सेक्शन के, तो ए एस टी अपॉन बी डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, या तो इतना होना चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब मिनिमम यही वैल्यू है, कितना तो 0.85 अपॉन एफ वाई के। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एल एस एम, जिसको हम मतलब अगले मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये भी इससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है डब्ल्यू एस एम से, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और बहुत छोटा सा मतलब ये है टॉपिक है, जल्दी ही हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात था, और आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और भाई मेरे किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करें, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर आउट कर सकूं। और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपकी और मेरी जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और भाई मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और कमेंट किए बिना मत जाना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे जो है मोटिवेशन मिलती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप ज़रूर से कमेंट करें, और बता सकते हैं कि मेरी क्या कमियां हैं जिन्हें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।